पहले तो डॉक्टर शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि जिस डॉक्टरी की परीक्षा के लिए ये परीक्षा ली जा रही है, ये वाले डॉक्टर और दूसरे वाले डॉक्टरों में बहुत अंतर होता है। अब इसका फिर से भंडाफोड़ हुआ कि नहीं, पेपर लीक हो गया है। करीब 300 प्रश्नों में से करीब 180 प्रश्न ऐसे थे कि जो रिपीट हुए, और उसके तार केरल से लेकर जयपुर जहाँ-जहाँ तक भी है सामने आए हैं। मुझे पता नहीं कि कितने एनटीए में या नीट के कितने पेपर और लीक होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे अपने पद से और कोई जिम्मेदारी लेगा इस पूरी जो बेवकूफ़ी जो चल रही है, जो अपराध किया जा रहा है इस देश के नौजवानों के साथ। उस कोई भी बच्चा फेल हो गया तो उसकी माँ कह रही है कि भैया इसे तो फेल होना ही था, क्योंकि इसके जो पापा हैं वो कोई कोशिश नहीं करते। सबके तो चाचा ताऊ नकल कराने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। आप समझ गए ना? मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। शायद तुरंत या तो एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि एनटीए इस समय देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, जो आपने कहा मुझे 30 से कम उम्र वाले, उनके लिए मुँह दिखाने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा साहब, जो रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। हिंदी में 25 से किताबें लिख चुके हैं। युवाओं के साथ वो लगातार जुड़े रहते हैं। शिक्षा को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, भर्ती परीक्षाओं को लेकर वो उनकी भागीदारियां रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा इस बातचीत में। आज की जो बातचीत है वो दरअसल इस बारे में, जिसपे पूरा देश का शायद पूरा मामला भी हिला हुआ लग रहा है। जो एनटीए परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है, जो एक बुनियादी टेस्ट है जिसके जरिए लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जाने की तैयारी करते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप तैयारी करते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। उसके लिए वो कोचिंग लेते हैं। दुनिया भर की चीज़ें चल रही होती हैं, पर हम लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले सालों में परीक्षाएँ जो हैं वो या तो पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके बाद पूरी की पूरी तैयारी बर्बाद होती है, फिर दोबारा एग्ज़ाम होते हैं। सीबीआई तक मामले जाते हैं, फिर उसके बाद जो ज़िम्मेदार थे उसके लिए वो छूट जाते हैं या उन्हें कोई दूसरे इनाम दे दिए जाते हैं। तो इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी गुस्सा है इस समय, देखा जाए तो उन सारे लोगों को, और ख़ास तौर पर इस रोशनी में देखा जाए इस बात को कि हिंदुस्तान की आधी आबादी 30 साल के नीचे की है। मतलब अगर हम 144-50, अभी तो जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनगणना अभी होनी है इस दशक की, पर 140 करोड़ पे हम, चीन से ज़्यादा आबादी हमारी है, उसमें से आधे लोग 30 साल से नीचे के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे जो नौजवान लोगों की सपने दांव पर लगा दिए जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसकी मुकम्मल तरीके से उसके रास्ते नहीं, उसका समाधान नहीं ढूंढे जाते। तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपको समझना चाह रहा था कि इसको कैसे आप देखते हैं, और इसको अगर एक पैराफ्रेज कर सकें जो हिंदी भाषी लोगों के लिए, नौजवानों के लिए और उनके माँ बाप के लिए। धन्यवाद नीतीश जी। पहले तो डॉक्टर शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि जिस डॉक्टरी की परीक्षा के लिए ये परीक्षा ली जा रही है, ये वाले डॉक्टर और दूसरे वाले डॉक्टरों में बहुत अंतर होता है। लेकिन मैं अपनी वेदना, गुस्सा, एंग्विश बता नहीं सकता। जी। अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में कहूँ तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है और मेरे अंदर का पानी 1000 पार कर चुका है। मैं समझ नहीं पाता, लगता है पिछले कम से कम 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ, कम से कम। पिछले 10 सालों का तो भयानक रूप से, कि जी। शायद यह अंतिम बार हो, यह अंतिम बार लीक हो। अकेली नीट परीक्षा की ही बात करें, जो आपने कहा, जो एनटीए तो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको इसीलिए बनाया गया था कि जो राष्ट्रीय परीक्षा हैं, उनको एक प्रोफेशनल ढंग से ये लोग करेंगे। और मैं अब थोड़ा-सा इशारा कर दूँ कि उसके हेड वो यूपीएससी से सेलेक्ट आईएएस एक के बाद एक बनाए जाते हैं। वही नौकरशाही की टीम होती है, और उस नौकरशाही की टीम में अकादमिक दुनिया भी होती है। इसलिए ऐसा नहीं, और फिर अल्टीमेटली तो शिक्षा मंत्री ही ज़िम्मेदार हैं, मैं एक पक्ष। अब नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, देश भर में मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेडिकल की परीक्षा, डॉक्टर बनने की परीक्षा, जो हमारा इलाज करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उसके लिए देश में
मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो ज़्यादातर अब इस समय स्थिति है कि 50% से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे प्राइवेट हैं और कुछ सरकारी हैं। एक वक़्त था कि सरकारी ज़्यादा थे, फिर ये हुआ कि शिक्षा के अंदर बढ़ाया जाए तो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया, कोई बुरी बात नहीं, ये बहस यहाँ पे इसकी नहीं है। और इसीलिए अब उसमें ये था कि निजी कॉलेजों में मैं बैकग्राउंड तो इसलिए बताना चाहता हूँ इस परीक्षा की कि निजी कॉलेजों में दाखिले की बहुत सारी अनियमितताएँ थी और देखा जाए तो सरकार ने बहुत सोच विचार के कहा कि क्यों ना एक ही परीक्षा की जाए, पूरे देश भर के लिए और ये बहुत अच्छा कदम है। ये वैसा ही कदम है कि जैसा कि आज से 25 साल पहले जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी के लिए होता था, ऑल इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होता था, अलग कॉलेजों के लिए होता था, तो उसके लिए जेईई एंट्रेंस कंबाइंड कर दिया है। बताइए मैं सरकार के ऐसे कदम जो दूरदर्शिता के कदम थे। अब नीट परीक्षा, इसकी एक बहस अलग है जिसमें तमिलनाडु भाग नहीं लेना चाहता और कुछ और राज्य नहीं लेना चाहते। अगर आप चाहें तो हमारे पास समय हुआ तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो अब इसकी परीक्षा शुरू हुई। अब आश्चर्य की बात है कि हमने अलग से पूरी एजेंसी भी बना ली, एक्सपर्ट्स की। जैसे सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी जैसा बोर्ड है। हमारे रेलवेज के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, बहुत सारी एजेंसी होती है, ठीक है? लेकिन अफ़सोस की बात है कि अभी 2024 में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 महीने से ज़्यादा ये मामला चलता रहा था कि हरियाणा के सेंटर से रिलीव हुआ है, न मतलब अनियमितताएँ इर्रेगुलरिटी हरियाणा सेंटर में हैं या बिहार के सेंटर में हैं या कहीं और के सेंटर में हैं। इसी पर बहस चलती रही। सुप्रीम कोर्ट भी देखा जाए तो खुदा नहीं है और उसका इरादा यही था कि कैसे ही परीक्षा रद्द ना हो। देखिए वहाँ भी एक जुडिशरी का एक रोल था क्योंकि बहुत सारे माँ-बाप और वो बार-बार इस प्रक्रिया से नहीं गुज़रना चाहते थे। तो मैं 2024 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लंबी लड़ाई के बाद परीक्षा कैंसल नहीं हुई, उस सेंटरों पे दोबारा की गई। लेकिन उस समय एनटीए में जो भी थे उन्होंने हुआ और कि हम अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। पिछले वर्ष का नहीं पता जैसा कि कुछ रिपोर्ट आ रही है कि पक्का नहीं कह सकते कि पिछले साल भी नहीं हुआ। लेकिन इस साल बड़े-बड़े दावे, नए जो अभी एक चैनल पर जो नए अध्यक्ष आए हैं एनटीए के, जो अभिषेक सिंह नाम है, मैं और ज़्यादा उनका परिचय नहीं पता। आईएएस 95 बैच के हैं, वही यूपीएससी से शपथ लेने वाले और दूसरे क्या अभी नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति का ये काम है। अ, आखिर पूरी मशीनरी क्यों भ्रष्ट हो चुकी है और अब इसका फिर से भंडाफोड़ हुआ कि नहीं पेपर लीक हो गया है। करीब 300 प्रश्नों में से करीब 180 प्रश्न ऐसे थे कि जो रिपीट हुए और उसके तार केरल से लेकर जयपुर जहाँ-जहाँ तक भी है सामने आए हैं। अच्छा कदम ये कहा है कि एनटीए ने ये परीक्षा तुरंत रद्द कर दी है, लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं कह पाऊँगा। जी। 22 लाख लोग बैठते हैं निधि जी इसमें, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार शामिल होते हैं और मैं मेरी जो सबसे तल्ख़ टिप्पणी है वो ये है कि क्या ये देश जो शिक्षा के नाम पर सिर्फ़ परीक्षा ही जानता है? केजी में भी वो टेस्ट लेता है, एलकेजी में भी लेता है, 5th में भी लेता है, जेईई में भी लेता है, 12th में लेता है। वो सिर्फ़ परीक्षा करता है। किसी ने भारतीय शिक्षा को कहा भी है कि शिक्षा नहीं होती, यहाँ सिर्फ़ परीक्षा होती है। परीक्षा चलती रहती है, बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और उस परीक्षा में भी ऐसा हुआ और आप 3 दिन पहले तक ये दावे कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। शायद तुरंत या तो एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि एनटीए इस समय देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए जो आपने कहा मुझे 30 से कम उम्र वाले, उनके लिए मुँह दिखाने लायक नहीं है। मेरा फौरी कमेंट ये है। जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस पूरी मामलों में करीब-करीब अभी तक पिछले 7 से 10 सालों में बताया जाता है कि 70 से 79 अब पेपर तो लीक 80 हुए। पार कर चुके हैं। हाँ, जी हाँ। स 70 से 79 के बीच का मामला कहते हैं और पेपर लीक जो ये जो हुआ है उसमें करीब-करीब 1.7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं उस इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मज़ाक बना रखा है पूरा का पूरा ये। और ये वो तरीके हैं जिसके जिसके ज़रिए देश खड़े होते हैं। अगर हम समझते हैं कि इस देश का जो भविष्य बना, वो इन प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ के ज़रिए लोग बनाते हैं और उसकी ख़ासी ज़रूरत होती है देश को भी और जिसको
एक तरह से मान सकते हैं कि आज अमेरिका में भारत खड़ा हुआ तो उसकी सॉफ्ट पावर इस बात की है कि यहाँ से शिक्षा लेके लोग जो गए, उन लोगों ने वहाँ पे अपनी जगह बनाई और उसका सिक्का चलता है। और अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरह उसको उसमें जो एकदम एक तो भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत सारा पैसा उसमें इन्वॉल्व हो गया है क्योंकि क्योंकि कोचिंग के धंधे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आ गए हैं और साथ ही सरकारी और जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो उसमें पैटर्नेज है, क्योंकि हम साफ-साफ देख सकते हैं, मुझे पता नहीं कि कितने एनटीए में या नीट के कितने पेपर और लीक होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे अपने पद से और कोई ज़िम्मेदारी लेगा इस पूरी जो बेवकूफ़ी जो चल रही है, जो अपराध किया जा रहा है इस देश के नौजवानों के साथ, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये क्या मतलब कि ये मज़ाक कौन कर रहा है? और नरेंद्र मोदी जो हैं दुनिया भर की बातें करते हैं, पर ये इस इसकी तरफ वो एक्नॉलेज भी क्यों नहीं करते कि इस बात को कि हम जो है इस बुनियादी कसौटी पे कि हम एक एग्ज़ाम ढंग के करवा लें जो बिना बिना किसी गफ़लत के हो जाए, उस परीक्षा में ये हर बार फ़ेल हुए हैं। अगर ये पेपर इ 89 बार लीक हुआ है, तो उसमें आप 89 बार आप सरकार फ़ेल हुई है उसमें। और बजाय उस अपनी असफलता को, अपनी अकर्मण्यता को, अपने आपराधिक इस कृत्य को मानने के बजाय, आप जो है बताते हैं कि अब अभी अगली बार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फिर कोई और कर देंगे। पर ये जो चल रहा है, ये किस तरफ लेके जाओ और दूसरी बात शायद ये भी है कि हम कब तक इस बात को टालते रहेंगे या इसको हम अपने उसमें सोचते रहेंगे कि ये अब ठीक है, ये अगली बार शायद नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। इस देश की का कोर्ट जो है पता नहीं किस तरह से बैठा हुआ देख रहा है, देश की जाँच एजेंसियाँ पता नहीं क्या काम कर रही हैं। वो सब भी दिखलाई पड़ता है। देश को ऐसा अंधा नहीं है कि उसको वो देख नहीं पा रहा है कि हमारा देश का कोर्ट क्या कर रहा है, हमारे देश की जाँच एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, हमारे देश में जो कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और इस पूरी चीज़ की कीमत कौन चुका रहा है। तो इसकी इसी कीमत वो 1.7 करोड़ नौजवानों ने चुकाई है, जो जो आपकी अकर्मण्यता, आपकी गफ़लतों और आपकी आपराधिक जो जिसमें भागीदारियों के कारण ये हो रहा है। आपने बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं और मुझे लगता है कि मुझे सभी का जवाब देने का मन कर रहा है। पहला तो चुकाई नहीं है, लगातार चुका रहे हैं। लेकिन बस आप जिसे कह सकते हैं ना कि उबाल वहाँ तक पहुँच चुका है कि लोग सड़कों पर उतरे और शायद वही एक रास्ता बचा है। मैं अगर बात करूँ तो परीक्षाओं के लीक में जो कुल मिला के जो आंकड़े आए हैं कि करीब 80 से ज़्यादा, ये सिर्फ़ सिर्फ़ परीक्षा चाहे वो नीट की हो, जेईई की हो या दूसरी हो। याद कीजिए उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा आज से 3 साल पहले लगातार। बिहार में शिक्षकों की भर्ती, पंजाब गवर्नमेंट में जुडिशियल सर्विस, पिछले वर्ष जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सीयूईटी, वो भी परीक्षा है, उसे भी एनटीए करता है। उसकी लगातार अनियमितताएं, सेंटर कहाँ दिए गए, जहां पे कंप्यूटर सेंटर ही नहीं थे, गलियों में कहीं भी, तो वहां बच्चा कैसे देगा। ऐसा ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी बदनामी भी वैसी ही हो चुकी है। वो जो एजेंसी हैं जिनको ये ठेके दिए जाते हैं कंप्यूटर कराने के, उनका कोई प्रोफेशनल रिकॉर्ड नहीं है, मनमर्जी दे दिए जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिस्टम में रहा हूँ। जी। फॉर्चुनेट पक्ष ये है कि मैं रेलवे में रहा हूँ और रेलवे में पिछले दिनों लगातार 1-1, 2-2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन भर्ती के मामले पिछले दिनों कम हुए हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर कौन से कदम उठाए गए? इस पे हम विस्तार से अलग से, क्योंकि सफलता की कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आखिर रेलवे भी उसी का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ों पे कंट्रोल है। अब राजस्थान में 3 साल पहले पुलिस इंस्पेक्टर्स की भर्ती मुझे इंस्टेंटली याद आ रहे हैं। यानी सिर्फ इसी परीक्षा का मामला नहीं है। अब प्रश्न उसका है जो आपने उठाए, मुझे लगता है कि ये एक नैतिकता है और एक नैतिकता जिसको सामाजिक या सामूहिक नैतिकता कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, गाँव में मैं जाता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किस कोई बच्चा फेल हो गया तो उसकी माँ कह रही है कि भैया इसे तो फेल होना ही था, क्योंकि इसके जो पापा हैं वो कोई कोशिश नहीं करते, सबके तो चाचा ताऊ नकल कराने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। आप समझ गए ना कि वो अ, जब ये नैतिकता हो, आप मन नहीं भूलिए बिहार में चौथी मंजिल की खिड़कियों पर चढ़ते हुए लोग
उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर रिश्तेदारों को बुलाते हुए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस प्रश्न से हट नहीं रहा नीति से, कि इसकी एक लंबी हमने नैतिकता बनाई हुई है, और ऐसी नैतिकता जिसमें सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाए जाते, जिसमें फेल राजनीतिक उन पे कुछ भी उँगली उठती रहे, और आपको पता होगा कि कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जाती कि बच्चों आप नकल ना करें, शिक्षा पे, इनोवेशन पे ध्यान दें। उन हवाई बातों को तो बात की जाती है, जिनको शायद ना वो जनता समझती, और शायद वो समझाना भी नहीं चाहते। मेरा मेरा अपना पूरा मानना है। बस ऊपर-ऊपर से कुछ बातें कह दें, अदरवाइज़ क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपसे थोड़ा-सा, कुछ साल पहले मेडिकल की परीक्षा में नालंदा का एक डॉक्टर इन्वॉल्व था। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों पे मैं लगातार 20 साल से जी। अखबारों में लिखता रहा हूँ। जी। नालंदा का वो डॉक्टर कुछ दिन चलता रहा। क्या आपको पता है उसको कोई सज़ा हुई? हर बार क्या किसी एक छोटे से मर्डर करने पर उसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक रहती है? इन बेईमान चोरों को क्या सज़ा मिली? क्या उनकी नौकरी हटाई गई? कौन-सा जेल भेजा गया? शायद नहीं। चंद एक आध मामले को छोड़कर, जिसमें शायद हमारे भी हरियाणा के चौटाला जी और एक आईएएस अफ़सर थोड़े दिन जो है सेंट्रल जेल में रहे थे। बाकी ऐसे केस बहुत कम सुनने में आया। वो शिक्षकों की भर्ती का मामला। शिक्षकों की भर्ती के मामले में पश्चिम बंगाल भी एक दिया। मैं एक सामूहिक नैतिकता, जो एक राजनीतिक नैतिकता है, और शायद मेरा कमेंट एक पक्षीय न माना जाए, तो नीट वाले ये सारे लीक के मामले, अभी केरल होके ज़रूर आए हो, लेकिन ज़्यादातर ये उत्तर भारत के हैं। उत्तर भारत की जो व्यवस्था है, जहाँ जो जिस कर्मचारी को जो काम दिया जाता है, उसमें उसकी जो काम चोरी, और वो बच्चों को आप थोड़ा-सा दर्द सोचिए, जो बिटियाँ पेपर देने के लिए आई थी, उनसे उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, उनकी घड़ी चेक कर रहे हैं, उनके कुर्ते को कह रहे हैं कि आप ढीला पहन के आइएगा, उनके बालों को टटोला जा रहा है, लेकिन अपने कर्मचारी जो लगातार वहाँ पे है, और ये हर बार हो रहा है। इसकी आप इसी से नैतिकता का अंदाज़ लगा लिए कि ये तो उनकी नैतिकता में है, देखना कि कपड़े कौन से पहने हैं, ढीले हैं, कौन से हैं। लेकिन वो चोरी करना, पेपर को गिराना, और इसमें उनकी कोई नैतिकता नहीं। अब मैं तीसरे पक्ष पे आता हूँ। शायद ये आप मुझे बताइए निदेश जी, ये जो बच्चे हैं, अब शिक्षा, ये इनमें से किसी भी अमीर राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इसमें नहीं बैठते, क्योंकि पैसे ने, रईसी ने उनको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो उस परीक्षा को दें। मध्य वर्ग का एक वर्ग है जो, इसलिए हर बार होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को राजनेताओं समेत विदेश भेज देंगे। उनके लिए आपको पता होगा, लगभग 110 देशों में हमारे छात्र मेडिकल की शिक्षा लेने जाते हैं। ये जी। भेद खुला जब यूक्रेन की लड़ाई हुई, और यूक्रेन से 22,000 लोगों को आना था। कोरोना के टाइम पे चीन से आना था, बांग्लादेश से आना था। पता ईरान। पता लगा कि 100 देशों में। जी, जी, अब तो ईरान। ए ए अब हाँ, ईरान, मतलब ईरान में अभी आया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो पैसे वाले हैं, वो अपना वहाँ भेज देंगे, और यहाँ पे भी पैसे वालों का ही। क्या 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रातों-रात आम गरीब खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो ये इन्हीं अमीरों का खेल है कि बच्चे तो उनके पढ़ेंगे नहीं, उनको इस रास्ते से ले लीजिएगा। अगर इस रास्ते नहीं होगा तो उनको विदेश भेज देंगे। मतलब किसी देश की सामूहिक नैतिकता इस लेवल तक चली गई हो, और ठीक उसी समय हम धर्म के झंडे रोज निकाल के सड़क पे चल रहे हों, तो क्या धर्म और नैतिकता का कोई कोई लिंक है? क्या जो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि भई शर्म करो। ये पीढ़ी अगर लगातार ऐसे आक्रोश में चलती रही, तो आप बचेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि द आइलैंड ऑफ पीस, और द कांट सर्वाइव इन द ओशियन ऑफ द पॉवर्टी। तो ये वो वाले प्रश्न हैं। और मैं एक अंतिम बात, हर बार की तरह सीबीआई को केस दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल कर दी है। अफ़सोस कि सीआईए उन्हीं को फिर पकड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ? मैं आज आपकी एक छोटी-सी निवेदन ये करूँगा कि पुराने 10 सालों में जो भी लीक हुए हुए हैं, किस-किस को क्या-क्या सज़ा हुई। वो चैनल बड़ी-बड़ी एजेंसी हैं, इंडिया टुडे से लेकर एक्सप्रेस ग्रुप, हिंदू ग्रुप, इनके पास रिसोर्सेज़ होंगे। चाहें तो धारावाहिक उनको लाएँ, उनके चेहरे दिखाएँ, और उन संस्थानों को भी, जो कोचिंग संस्थान उससे जुड़े हुए थे। अगर ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि शायद, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम नहीं होगा। मैं जो आपसे समझना चाहा था प्रेमपाल जी, वो एक
एक बात ये थी कि ये जो मतलब एक प्रोसेस और स्ट्रक्चर के उस पे कहाँ पर जी। दिक्कतें हैं इस पूरे बार-बार जो पेपर लीक होता है उसमें। मतलब एक तो दिक्कत यही है कि जब हम वन नेशन वन पेपर की बात करते हैं तो वो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक इसलिए है, क्योंकि उसमें अगर आप बेहुदा। विकेंद्रीकरण अगर होता है तो आप पूरा पूरे पूरे शरीर में हर तरफ कैंसर नहीं फैल रहा होता उसका। ये जो वन नेशन एग्ज़ाम का जो तरीका है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्तर पे प्रभावित कर रहा होता है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ये इसमें जो क्योंकि आप सिस्टम में रहे भी हैं, आप बाहर से भी देखते हैं और भीतर से भी जानते हैं इस बात को। तो अगर हम सरकारी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें, जो परीक्षाएँ हो रही होती हैं, चाहे वो पाठ्यक्रमों के लिए हो या नौकरियों के लिए, भर्तियों के लिए हो, तो उसमें प्रक्रिया में और जो प्रोसेस और स्ट्रक्चर के क्या इश्यूज़ हैं कि जिनको लेकर हमको ध्यान में रखना चाहिए जिसको और जिनका यहाँ से समाधान निकलना चाहिए? हमें आपसे बात करते वक़्त मुझे, क्योंकि मैं जेईई एंट्रेंस को बहुत करीबी नज़दीक से देखता रहा हूँ। जी। थोड़ी-सी बात है यूपीएससी पे भी। जेईई एंट्रेंस इन्होंने अब ऑनलाइन कर दिया है, और अ, उस ऑनलाइन करने के अपने प्लस माइनस हैं, लेकिन फिर भी कम से कम इस समय जो नकल करने की और बेईमानी और लीक होने की जो नैतिकता है, उसमें उस पर कंट्रोल आया है, और जेईई एंट्रेंस अभी जो हमारे इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं, ये ज़िम्मेदारी उनको दी गई है, और मुझे लगता है कि शायद उनका रिकॉर्ड एनटीए से कई गुना बेहतर है। उसका कारण कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं, कानपुर, चेन्नई, ये ज़्यादा टेक्निकली साउंड हैं, और मुझे लगता है कि शायद उम्मीद की किरण ये है तो कि ऐसा ये ऐस एग्ज़ाम। ऐसा लगता है प्रेमपाल जी, पर वो जब जब एक आईआईटी का डायरेक्टर जब गौमूत्र की महिमा मंडन करने लगता है तो उसको भी मुझे शक होता है कि इतनी जड़मती लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, किसके कहने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं आके और किस तरह की बकवास कर रहे जी, हैं यहाँ जी, पे, जी, कि वो या भी मैं आपका बक नाम वो चेन्नई वाले। जी, उस पे नहीं जाते, हाँ, पर अभी तो इस पे बात करते हैं, उस पे तो किसी और दिन हाँ, और लंबी हाँ, बात करनी चाहिए हमको कि एक जी, ये ये जो है पूरा ये कहाँ से हो रहा है पूरा का पूरा जो इस तरह की चीज़ें जो है। दूसरी जो बात है इसमें ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी भई इंचार्ज कौन है? कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो उसका मतलब और इस बात को ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद से सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस देश का में जो भी ग ग गड़बड़ी होती है उसका इंचार्ज कौन है? जैसे कि पहलगाम हुआ तो हमें नहीं पता इसका इंचार्ज कौन था? कैसे लोग आ गए, कैसे लोग चले गए, अब कैसे मार दिया और उसके बाद आपने युद्ध कैसे छेड़ा उसका इंचार्ज कौन है पता नहीं उसका। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प बता रहा है कि मैं इंचार्ज था, मैंने रुकवा दिया युद्ध जो है। तो इतने बार अगर एग्ज़ाम्स में आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप इस बात के इंचार्ज से क्यों नहीं पूछते कि भैया तुम हटो, तुम कुछ नया बताओ क्या-क्या और करोगे? ना कोर्ट पूछ रहा है, ना जाँच एजेंसियाँ कुछ कर पा रही हैं। तो ना तो कोई जवाबदेह है। अच्छा ये क्योंकि जवाबदेही इनकी बद प इनकी ब ये आदत नहीं है उस बात की जवाब देने की लोगों को। ये सिर्फ़ झूठे और खोखले और बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ये लगातार यही करते आए हैं। और जब उसपे कुछ दिखता है कि सवाल जब जब लोगों की ज़िंदगियों में जब आती है तब आप उससे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये सरकार इतनी निकृष्ट है कि इसने ये कहा कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोविड के समय। ये ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा इस देश में। कैन यू ये अभी आप समझ सकते हैं इस बात को? मेरे ख्याल से इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जिसके आस-पास, जिसके पहले दायरे में लोग नहीं मरे होंगे और उनके मरने के पीछे जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भी ये सरकार इस देश की संसद में कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो हम अब एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ सरकार का या तो हमारी ज़िंदगियों से कोई वास्ता नहीं रह गया और लोगों को शायद अब यकीन नहीं करना चाहिए कि सरकार हमारे लिए काम करती है या इस देश के भविष्य को बनाने के लिए या हमारे रोज़गार, करियर पाठ्यक्रम की में मदद करने के लिए वो बनी। या तो हम इस बात को मान लें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अगर लोग अपेक्षाएँ करते हैं तो ज़्यादा दुःख भी होता है उनको। मैं आपकी सारी बातें बहुत वाजिब हैं। एक तो मुझे आउटलुक का एक अंक याद आ रहा है 98 में, डू वी नीड गवर्नमेंट? आपकी जो अंतिम बात है कि क्या हमें ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो लगातार वैसे ही कुकर्म करती रहे? मैं इस लीक कॉट के मैं फिलहाल नीट और ऐसी परीक्षाओं की जो व्यवस्था है, उस पे थोड़ा-सा
कोशिश करूँगा अपनी बात कहने की। तो मैं जो बात कह रहा था कि आईआईटी एंट्रेंस वाला एग्ज़ाम किसी को ज़िम्मेदारी हर बार बदल के दे दी जाती है और उसमें अभी पिछले दिनों से ठीक-ठीक चल रहा है। यूपीएससी एक और है, चूँकि यूपीएससी को बजट बेहतर मिलता है, जहाँ पर अ, बैठने वाले भले ही उतने न हों, वो अप्लाई ज़रूर 10 लाख करते हैं, लेकिन बैठते 5 लाख हैं और इसमें 23 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी नौकरशाही, इतने सरकारी कर्मचारी, 23 लाख और 24 लाख का कोई बड़ा मतलब नहीं होता, अगर आपके पास ईमानदारी से करने की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये कोई एग्ज़ाम बजाय एनटीए के, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए सिर्फ़ एक ऑर्गनाइज़ेशन डेपुटेशन में, दिल्ली में आने वाले डेपुटेशन के लिए भारत सरकार का अधिकारी बड़े वो रहते हैं, उतावले। चाहे उनको वो आता हो या ना आता हो। शायद एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक अधिकारी आज उसका फर्टिलाइज़र का भी इंचार्ज हो जाता है, कल को वो रेलवे का भी हो जाता है, उसके बाद में वो होता है, हम उस नौकरशाही को, ये एक अलग भावना रहा। तो ये शायद अच्छा हो कि किसी ऐसी ही आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रोसेस को अपनाया जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एनटीए को ये 3 बार का हो गया है, एनटीए को मेडिकल की परीक्षा का अधिकार नहीं देना चाहिए, अगर गलती हुई है। दूसरा, तो जो भी पकड़े गए हैं, उनको पब्लिकली सरकार बाकायदा वो करे, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उनके तार कहीं न कहीं राजनेताओं से जुड़े होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले दिनों लगातार कुछ कमीशनों में लोग जो पकड़े गए हैं, ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, है ना? जी, जी, तो जी। वहाँ वही लोग उसमें, तो ये इसमें एक सुधार की गुंजाइश बनती है, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर उनको ये रोकने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इसी एग्ज़ाम की मुझे याद आ रही है, 3 मई को मैं बाई चांस दिल्ली आ गया था। मेरे घर के आस-पास पार्क है, जी, शॉपिंग सेंटर है, उनकी गलियारों में पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेकर सोए हुए थे। आप समझ गए? वो 1 रात जी, पहले आ गए दिल्ली में। वो कहीं बांदा से आए हैं, एटा से आए हैं, दूर से आए हैं और दोपहर की कड़कड़ाती गर्मी में पार्क में पड़े हुए हैं। चेहरे उड़े हुए हैं। क्या ये दर्द कभी ये बेईमान अमीर लाखों में खेलने वाले समझ सकते हैं? क्या वो राजनेता समझ सकते हैं कि जो हमारे बच्चों को तो कहोगे आप गोबर लीप लो, गाय पाल लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ थर्मोनॉमिक्स लो ये सब और पकौड़े अ, पकौड़े बेचो और प खुश रहो। और अपने बच्चों को आप जो है सारे, मैं नौकरशाही के 80% लोगों को जानता हूँ, उनको इतना पैसा मिल गया है कि उनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड ही पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये कल की घोषणा है कि वहाँ नहीं जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। मैं इसको इस बात से जोड़ता हूँ कि ये नीट जैसी परीक्षा है, इसको हमें पूरे देश के लिए, लेकिन उससे पहले क्या हमें 10th के और 12th के एग्ज़ाम में भी हमने पूरी तरह से पारदर्शिता ला पाए हैं? नहीं ला पाए। नैतिकता आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। जब आप नकल करके मंत्री बन सकते हो, अब बिना डिग्री दिखाए आप कहीं तक पहुँच सकते हो। आप क्या-क्या नहीं कर सकते हो। तो यही इस नीट की उसमें है और यही उसको आयोजकों के अंदर है, कि कुछ नहीं होगा, थोड़े दिनों की बातें। क्या ऐसे किसी भी मुद्दे पर हमारे सरकार के बड़े लोगों को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? उन हताश माँ-बाप के लिए, उस हताश पीढ़ी के लिए, आप हम सिर्फ़ उनको नैतिकता के वो बाँटते रहेंगे ताबीज़, कि हमें नैतिक होना चाहिए, हम विश्वगुरु थे, हम ऐसे थे। देखिए, बड़ी ये दुखद स्थितियाँ हैं, अगर ये बात लोगों तक पहुँचती है और मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी तक पहुँचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आए दिन आप जंतर-मंतर पे अगर मोमबत्ती जला सकते हैं, तो शायद ये प्रश्न जी, उससे भी बड़ा है। आप बिल्कुल। इन बच्चों से कहें कि आप जाके सड़कों पर वो कीजिए, भले ही एग्ज़ाम हो। तीसरी बात, मेडिकल की जो जो फ़ीस है, यहाँ भी मैं एक और प्रश्न है। पिछले दिनों आपने सुप्रीम कोर्ट का एक और देखा होगा कि 0 नंबर वाला भी दाखिला हो रहा है। निधि जी, वो भी उतना ही बड़ा प्रश्न है कि जहाँ आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास में ये प्रश्न भी। अब एक ये कि अगर पेपर खरीद के जो चुने गए हैं, क्या वो जब वो मेडिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लगता है कि उनकी कोई नैतिकता होगी? ये चेन कब खत्म होगी? ये शायद इसका रास्ता यही है कि हम ऐसे कदम उठाएँ सामाजिक लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, कि ये दोबारा नौबत ना आए। मैं जो आखिरी में सवाल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा समय भी हो रहा है इसमें। तो प्रेमपाल जी, सवाल ये था कि अगर हम इस वक़्त किसी 17, 18, 19 साल के नौजवान से अगर आप बात करें
जो इस तरह के वैसी पृष्ठभूमि से आता हो जहाँ पर ये जो परीक्षाएं हैं उनकी लाइफलाइन की तरह हैं, जहाँ से वो सपने देखते हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ने की सोचते हैं। अ, वो देश के लिए ही कुछ करना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो उनसे आप 5, 7, 10 बातें ऐसी क्या कहेंगे ताकि वो अ, 3 चीज़ें उनमें बरकरार रहें? क्योंकि कोई भी देश 3 चीज़ों पे चलता है मेरे ख़्याल से। वो है एक होती है उम्मीद और एक होता है यकीन और एक होती है गैरत कि मेरी डिग्निटी बनी रहे। मेरा जो विश्वास है, व्यवस्था पे विश्वास बना रहे और मैं उम्मीद कर सकूँ उस जगह पे जहाँ पर मैं हूँ। मुझे ख्याल से ये जो पूरा जो लगातार हम देख रहे हैं और जिसको धर्मेंद्र प्रधान शायद नहीं देख पाते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं देख पाते हैं कि ये किस स्तर पर उन बच्चों से उनकी उम्मीद, यकीन, गैरत तीनों छीन रहा है। तो ऐसा हम क्या करें प्रेमपाल जी कि उनको वो थोड़ी-सी चीज़ें मिल सके उम्मीद, यकीन और गैरत? मुझे आपके प्रश्न से एक यक्ष प्रश्न होता है ना, वैसा लग रहा है, हँसी भी आ रही है और अंदर से कि मैं इसका जवाब मेरा अक्सर मुझे समझ में क्योंकि हाँ, ये प्रश्न पूरे समाज के लिए है। जो शाम को सब्जी खरीदते वक़्त सफ़ेद रंग की मूली खरीदता है, वो 5वीं फ़ेल बाबा की बातों को ऐसे मान लेता है, बिना किसी तर्क के। मेरा पहला वो होगा, हर उपदेश को, हर बात को, चाहे वो माँ-बाप की है, समाज की है, अपनी तर्क की कसौटी पर, जिसे साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वो कैसे डेवलप किया जाए? स्कूल के स्तर पर एक लंबी लड़ाई है, शिक्षा में अगर यह हो गया, पहला प्रश्न। दूसरा, आप अपने उन लोगों के को आगे उनके आदर्शों को, उनकी किताबों को, उनकी जीवनियों को आगे बढ़ाइए, जो मेहनत के बूते पे, न कि इस किस्म का सा बाबावाद, कि इस किस्म का सा कि आप यहाँ चले जाएँ, ये तीर्थ कर लें, ये वाला प्रवचन कर लें, ऐसी किताबों को उनको जब तक कि एक शिक्षा ही मेरे मेरे अपनी नज़रों में लगता है कि अगर उनके दिमाग में एक की जाएगी, अ, वही एक रास्ता होगा। और दूसरे बजाय इसकी राजनीतिक इस ढकोर-संखी में किसी उसके, ये तो आपको बहकाने के लिए है। और मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद धर्म की भूमिका को हमें बहुत ज़ीरो करना होगा, यूरोप से सीखते हुए, कि अगर वो धर्म की भूमिका ये बढ़ती गई, तो ये इस किस्म के से छद्म, झूठ, अनैतिकता और तेज़ी से बढ़ती रहेगी। दावा तो धर्म ये करता है कि हम उसको उसका विकल्प तैयार कर रहे हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है कि ये इसी के रास्ते से हमारे यहाँ और अनैतिकता और ये नीट एग्ज़ाम, परीक्षा, पूरा सिस्टम अगर हमारा फ़ेल हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है। मैं तो बस इतना करूँगा, लेकिन क्या ये इतनी बात बच्चे, नौजवान समझ पाएँगे? मुझे उम्मीद है कि वो समझ पाएँगे। बशर्ते है कि लगातार उनको हम सभी समझाने की कोशिश करें। सभी पार्टियाँ, सभी दल। जी, यही कहूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये जो नौजवान किसी भी देश के और ख़ासतौर पे भारत में जहाँ पर 75 से 75 करोड़ से ज़्यादा शायद होंगे जो 75 करोड़ के आस-पास नौजवान जो 30 साल से नीचे हैं। जी, ये एक जी, ऊर्जा होती है, किसी भी देश की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को ऊर्जा के लिए ज़रूरी होता है कि वो चैनलाइज़ कर सकें, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, उनको परीक्षा देनी है, उनको आगे बढ़ना है, उनको नौकरियाँ चाहिए। और जब वो चैनल्स उनको नहीं मिलते हैं उस एनर्जी के, तो फिर क्या होता है? ये समझने के लिए हमको बहुत दूर जाना, हम नेपाल देख सकते हैं, नेपाल में क्या हो रहा था। हम देख सकते हैं कि जब वो एनर्जीज़ चैनलाइज़ नहीं होती, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव होने लगती हैं। उस तरह से उस तरह के फोर्सेस काम करने लगते हैं। क्या भारत वो अभी अफ़ोर्ड कर सकता है? तो मुझ बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब कोई कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। पर हम ये तो चाहेंगे कि हमारी सरकार कम से कम इस बात को समझ सके और खुद के लिए भी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाकी तो कोई बदइंतज़ामी में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है इन सरकार ने, कि वो इन चीज़ों पे जहाँ पे यूथ है, यूथ के सपने हैं, यूथ के लिए एक रास्ता है जो एनर्जी चैनलाइज़ होनी है, उसको उस पे बुलडोज़र ना चलाएँ अपनी बेवकूफ़ियों का और अपनी नाकामियों का और अपनी आपराधिकता का। क्योंकि ये साफ-साफ दिख रहा है अब ये कि आपसे सँभल नहीं रही ये चीज़ें जो और लगातार हो रही हैं। उसके लिए ना तो आपके पास कोई इच्छा शक्ति है, ना आपके पास कोई कोर्स करेक्शन है, ना आपके पास कोई जवाबदेही तय करने का तरीका है, ना जो ज़िम्मेदार है उसको हटाने का या सज़ा देने का कोई कोई सिस्टम है आपके पास।
ना आपकी जांच एजेंसियां कुछ ठीक से करके ला पा रही है मुकम्मल तरीके से, ना आप लोगों को बता पा रहे हैं, ना आपकी अदालतें कुछ कर पा रही। तो हम अगर इसको इस तरह से देखते हैं, तो वो किसी एक बहुत बुरे सपने की तरह दिखलाई पड़ता है, और जिसका आपको भी पता है, दर्शकों और हमको भी पता है कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। और अगर हम इस बात को लेकर रेखांकित नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर हमें इससे भी बदतर चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए ज़ाहिर तौर पे मुझे नहीं लगता कि भारत इन सब चीज़ों के लिए उस तरह से बना है। तो इस बातचीत में शामिल होने के लिए प्रेमपाल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी। अगर आपको ये बातचीत हमें लगता है कि देश के काम की है, देश के नौजवानों के काम की है, तो इसको अपने हम ख़याल लोगों के साथ साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस आइकन को लाइक करिए, और अपना ख़याल रखिए। नमस्कार। धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।